वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्यूशन। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा इसके एमसीक्यू से। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट है, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल। नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी change in an exact manner while the current I remain unaffected, the agent that is essential responsible for is। ठीक है, अब आपके पास तो ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन को आप जल्दी पकड़ पाओ इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला, जो भी आपको एक्सप्रेशन पता है ना, जो भी आपने सीखा है वो मेमोराइज में रखो, अपने मेमोरी में उसे सेट करके रखो। तो आई थिंक उसे आप जल्दी, मतलब कहने का कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन बिना पढ़े आप ऑप्शन को सही नहीं बता सकते, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है पहले से तो फिर आप उसी ऑप्शन पे पहुंचोगे जो आपको याद है और वही ढूंढने की कोशिश करोगे आप, और वो सही भी है। ठीक है, चलो वैसे ऑप्शन की हम बात कर लें। क्वेश्चन वैसे क्या था, क्वेश्चन ये है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ओके, उसमें करंट रन कर रहा है, चलो ठीक है, ये उसमें दिया गया है कि करंट अनअफेक्टेड है बट करंट डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो वो जो करंट डेंसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है। तो आपको याद होना चाहिए करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन है। करंट डेंसिटी की बात कर लो तो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन में एरिया। ठीक है जी, करंट डेंसिटी आई अपॉन में एरिया, पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपका करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन अगर आप देख रहे हो तो ये आपका सिग्मा इंटू सिग्मा बोले तो ये कंडक्टिविटी है मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक बात समझ में आ गई, यहां से देखो अगर करंट फिक्स है ना, और एरिया फिक्स है तो करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। यहां से तो यही कह रहा है। यहां देखें आप, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप करंट को स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं, ठीक है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब सोचो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होगा, अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन से। एक साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव, और इस चार्ज के एक्यूमुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट ऑप्शन को हिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखो, अगर आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ सप्लाइड वोल्टेज अगर आप चेंज करते हो तो यार करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल ही नहीं होगा, तो पहली चीज तो ये गलत है। ये बी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यानी बी जो ऑप्शन है अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से सही ऑप्शन होगा। बात करें सी की,
द चार्ज जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे बाई रिपल्शन। यानी जैसे कि अगर करंट है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, ठीक है, इसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे। अब ये मान लो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इसके जस्ट बाद वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपल्शन की वजह से, यानी रिपेल कर रहा है, और जस्ट रिपल्शन की वजह से ही ये करंट डेंसिटी चेंज हो रही है। नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन की वजह से करंट डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द चार्ज अहेड। ये बोल रहा है कि इस करंट को, है ना, फ्लो करवाने में जो चार्ज आगे आगे फ्लो हो रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है करंट डेंसिटी को चेंज करने के लिए? नहीं, करंट डेंसिटी केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है टू बैटरीज ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in figure। क्लियर? तो देखो, टू बैटरीज है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल हो, तो याद करो E इक्विवेलेंट क्या होता है? E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, ठीक है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें कंडीशन एक दिया है कि आई थिंक E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट की, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। ये E जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। ये कैसे पता? वैल्यू पुट कर लो, क्यों मानोगे किसी की बात? वैल्यू पुट करो और देखो, यहाँ पे R1 R2 की कुछ वैल्यू ले लो, E1 E2 की वैल्यू ले लो आप, ठीक है। ध्यान रखना बस E2 विल ग्रेटर देन E1, तभी आप ऑर्डर को सही लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा, देखो E1 और E2 के बीच की मैंने वैल्यू बताई, तो E2 उसके बाद E इक्विवेलेंट देन E1, ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड का ही आंसर था। इसमें और भी चीजें दे रखा है। द इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन E1, नहीं, गलत है ये। सी है द इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट इज गिवन बाय, नहीं यार, पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें, तो है ना। अब ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है ये सिंपली एक फॉर्मूला है। E इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, कहाँ पे है? देख सकते हो, R1 R2 यहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है a resistance R is to be measured using a meter bridge. A student chooses the standard resistance is to be 100 ohm. Should change a resistance R is to be measured using a meter bridge. A student chooses the standard resistance is to be 100 ohm. He finds the null point at L1 equal to 2.9 centimeter. He is told to attempt to improve the accuracy. Which of the following is useful way? ठीक है, देखो R रेजिस्टेंस R is to be measured है ना, R को मेजर करना है, और S का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 100 ओम है, ठीक है। एंड नल पॉइंट जो पा रहा है वो 2.9 सेंटीमीटर पे। ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल पे। देखो एक बात नोट कर लेना कि अगर हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो मीटर ब्रिज की, ठीक है ना, मीटर ब्रिज है ना, तो अगर मीटर ब्रिज की आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो, तो जो 4 रजिस्टर होते हैं ना, आपको दिख रहा होगा साइड में, ये जो 4 रजिस्टर होते हैं ये सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर बोले तो वैल्यू मतलब ये बोल सकते हैं वैसे कि उनकी वैल्यू जो है वो सेम हो,
ठीक है, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो कैसे करेंगे देखते हैं। वैल्यू क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस R इज टू बी, आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए, है ना, आपको साइड में दिख भी रहा है R/S, है ना, ये रिलेशन आपका हो जाएगा। अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुद्दा यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट को सिखाना है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, S की वैल्यू और L दे रखा है यहाँ पे, है ना, 2.9, ओके, R चाहिए, S दे रखा है 100, L 2.9 है और ये 100 माइनस 2.9 है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो और R की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो R इक्वल टू 100 इंटू 2.9 और ये हो जाएगा आपका 97.1, ठीक है, और ये आ जाएगा 97.1, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है 3 टाइम में, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, तो अप्रॉक्स 3, थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी लेकिन अप्रॉक्स चलो 3 मैंने मान लिया, ठीक है। तो R की वैल्यू 3 आ रही है, R की वैल्यू 3 आ रही है। अब मुझे आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो S की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 के नियरली होनी चाहिए, तो ही उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन में आपको ये देखना होगा कि किस केस में R की जो वैल्यू है, सॉरी S की जो वैल्यू है कहाँ पे, किस ऑप्शन में 3 के आसपास लिया है या 3 लिया है, ठीक है। तो देखो, ही शुड मेजर्ड, ये ऑप्शन है सी, ही शुड चेंज H to 3 ohm एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अरे बात समझ में। तो वो क्या करेगा, जो S 300 अपना लिया था वो कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 3 ohm, है ना। S की वैल्यू जो हमने 100 ohm लिया था वो अब हम 3 ohm लेकर के फिर अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, या उसको करना चाहिए, जिससे उसे ही टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, जिससे वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सके। तो दिमाग में ये बात सेट कर लो यहाँ से कि अगर हमें एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी है तो जो चारों रजिस्टर हैं, चारों रजिस्टर मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये भी रजिस्टर है। कैसे, तो देखो, अगर आपने पर यूनिट लेंथ, एक वायर है, ठीक है, आपको पता है कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती हैं, ठीक, तो पर यूनिट लेंथ अगर रेजिस्टेंस आपका R है तो L लेंथ के लिए रेजिस्टेंस आपका ये स्मॉल r हो लिया, मैंने स्मॉल r ले लिया क्योंकि मैंने कैपिटल R ऑलरेडी ले रखा है। यहाँ पे भी देखो, तो ये R से R कैंसिल हो गया, मतलब ये जो होनी चाहिए वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो R जब 3 आया तो इसके ऑर्डर में S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन सी। लेकिन ए को भी देखो, ही शुड मेजर्ड L1 मोर एक्यूरेटली, देखो अब एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, ठीक है, तो L1 जो आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर है, तो उसको फिर उसे दोबारा मेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे भी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि इजली तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम रजिस्टर ही चेंज कर दें, ठीक है ना। वहां पे यहाँ पे सजेशन दिया गया है, सजेस्ट करना है हमें, ताकि एक्यूरेसी को सुधारा जा सके, ठीक है। बी है, ही शुड चेंज H to 1000 ohm एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट,
तो एस की वैल्यू आप पुट करके देखें, एस की वैल्यू पुट करके देख लो आप कि क्या आ रहा है। तो यहां से जो वैल्यू आपको मिल जाएगी है ना, अगर मैं पुट करूं, चलो इसको पहले रफ करूं, अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं, क्या बोला है उसने, एस की वैल्यू को 1000 देखना, तो ये एल 1000 एल है ना, ऐसा कुछ करके देखा जाए। अब देखो एल की तो वैल्यू नहीं पता, यहां पे एल की वैल्यू, लेकिन आर वाली वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं 3 और यहां पे एल अपॉन में 100 माइनस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 एल और ये हो जाएगा 300 माइनस ये आपका 3L। ओके, ये माइनस तो 103 L इक्वल टू 300। ओके, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी L की वो आ जाएगी आपकी, कैलकुलेशन देख लेना, 1300 L। ओके, तो 300 डिवाइडेड बाई, खुद देखो आप, ये काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है, एल की जो वैल्यू आ रही है बहुत ही छोटी। तो हम सजेस्ट कर रहे थे कि एक्यूरेसी सुधरे, एक्यूरेसी बिगड़ गई, डेसिमल में चला गया है ना, काफ़ी छोटी वैल्यू मिलेगी आपको। अब ये लगभग 0 पॉइंट है ना 29 या 3 के आसपास की वैल्यू आ रही होगी, समझ पा रहे हो। तो हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्यूरेसी को सुधारा जाए, एक्यूरेसी बिगड़ गई यहाँ पे, एल जो आ रहा था है ना, नल पॉइंट जो मिल रहा है वो 0.3 पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर। नेक्स्ट है, ही शुड गिव अप होप ऑफ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद मीटर ब्रिज। अब वो मीटर ब्रिज से आशा करे, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही है। फोर्थ है, 2 cells of EMF approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter। अब एक बात को समझना, पोटेंशियोमीटर में जो बैटरी लगा होगा, ठीक है ना, उसको आप ड्राइवर बैटरी बोल रहे हो। अब उस ड्राइवर बैटरी की जो वोल्टेज होनी चाहिए, जो दो बैटरी आप कंपेयर करोगे, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप मेजर कर पाओगे जो हम बैटरी को ले रहे हैं उसका वोल्टेज कितना है, उसकी IMF कितना है, हम मेजर कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अब ऑप्शन में देखो क्या है, द बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। नहीं, यहां पे तो 5 और 10 वोल्ट बैटरी तो हमने लिया ही है जो कंपेयर करना है। बी है, द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट एंड आर एडजस्टेड टू सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर स्लाइटली एक्सीड्स 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट से ज्यादा या 10 वोल्ट कम से कम हो, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। बोला है कि बैटरी हमने 15 वोल्ट का लिया, लेकिन आर को इस तरह से हमने एडजस्ट कर दिया, उसके साथ लगा होता है रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। आपके बगल में डायग्राम दिख रहा होगा। चलो, तो ऑप्शन बी अपना सही है। सी पे आते हैं, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इट सेल्फ शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। क्या बोला इसने, समझ पा रहे हो। देखो, उसकी जो वायर की एक सिंगल जो वायर है ना, उसकी लेंथ हम लेते हैं 1 मीटर के, ऐसे बहुत सारी हम लेयर बना देंगे उसकी, है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस तरह से। लेकिन एक जो सिंगल जो आपको दिखेगा, ठीक है ना,
दो कॉपर स्ट्रिप के बीच जो लेंथ होगा वो है आपका 1 मीटर का। अब इसमें बोला गया है कि द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इट सेल्फ शुड हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। देखो, एक सजेशन देना और एक विल लगा देगा होगा, दोनों में फर्क है। तो इसने बोला कि यहां तक है ना, 1 मीटर का पूरा है, ये पूरा 1 मीटर का हो गया, तो ये 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर बिल्कुल इसके बीच में। तो बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक है ना, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 50 सेंटीमीटर तक का, वो 10 वोल्ट होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो 10 वोल्ट का डिफरेंस यहां तक भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ओके। डी है पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेज। नहीं, पोटेंशियोमीटर का जो यूज होता है बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए तो होगा ही, साथ में हम रेजिस्टेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेसेस, द रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो, मैक्सिमम की बात कहा है इसने, शुरू में मुझे मैक्सिमम दिखा, तो एक बात बताओ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, पहले रेजिस्टेंस का रिलेशन बताएं, L अपॉन में A, रो L अपॉन में A। तो एरिया कम होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो अब देख लो किस केस में किसके क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो लेंथ ज़्यादा मिले, एरिया कम मिले। तो लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये 1 × 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देख लो अब चारों ऑप्शन में किस केस में लेंथ ज़्यादा है और एरिया कम है। तो ये जो क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है ना, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद और उसके बाद ऑप्शन भी मैच कर लो आप, ठीक है। अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि अगर 10 के साथ 1/2 कर लें या 10 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लें, तो सारी चीज़ें आप क्वेश्चन से ही डिसाइड कर सकते हो कि किसके अक्रॉस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैक्सिमम लेंथ आपका 10 ही होगा और मिनिमम एरिया वो आपका 0.5 यानी 1 × 1/2 सेंटीमीटर ही है। तो अब देख लो ये किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका ए है ना, कि मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर × 1/2 सेंटीमीटर फेस, बिल्कुल, क्योंकि इस केस में एरिया मिनिमम है। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन है, लेकिन अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ चुके हो तो कुछ तो पता होना चाहिए आपको ना, यहाँ पे फॉर्मूला अगर पता हो तो फिर भी इसको हिट कर सकते हो। तो अगर आप देखो I = NeA/Vd, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया क्रॉस सेक्शन, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिमाग में सेट कर लो। अब ऑप्शन पढ़ो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, देखना इस रिलेशन में कुछ और है जिसपे करंट डिपेंड कर सकता है। एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हम कर दें तो Vd पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Vd। थर्मल वेलोसिटी एलोन, थर्मल वेलोसिटी नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो थर्मल वेलोसिटी हुई होता है। थर्मल वेलोसिटी की वजह से इसकी ड्रिफ्टिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, और जब पार्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे, और उसी वेलोसिटी की वजह से
उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रैंडम होगा, और रैंडम होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो थर्मल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता करंट इलेक्ट्रिसिटी को रन कराने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी गलत है, ए तो सही है, सी है तो गलत हो गया। नाइदर ड्रिफ्ट नहीं, ये गलत बात है ना। सही जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करोगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक बात आपको मैं बताता हूं पहले, देखो किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स लॉ, और उसमें भी ये जंक्शन रूल है ना, किरचॉफ्स में जंक्शन रूल दिया है। ये हमने जंक्शन मान लिया, तो इस जंक्शन पे जितने करंट आएंगे, है ना, जितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आएगा उतना ही अमाउंट करंट यहाँ से पास हो जाएगा। यानी इस जंक्शन पे नेट करंट जो होगा, अगर मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो इन सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हुआ उतना चार्ज यहाँ से पास हो गया, यानी नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। Q1 प्लस Q2 और Q3 ये जीरो हो जाएंगे। तो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, यहाँ पे चार्ज ये जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ए में दिया है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, नहीं, यहाँ पे करंट डेंसिटी वेक्टर जो है, करंट डेंसिटी वो कंजर्व नहीं रहता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सी है द फैक्ट दैट मोमेंटम विद विच अ चार्ज पार्टिकल अप्रोच अ जंक्शन इज अनचेंज्ड एज द चार्ज पार्टिकल लीव्स द जंक्शन। क्या बोल रहा है, फिर समझाऊं। The fact that the momentum with which a charged particle approaches a junction is unchanged as the charged particles leaves the junction। ये बोल रहा है, देखो अब कि ये जो चार्ज पार्टिकल आएंगे और यहाँ से जो चार्ज पास होगा उसके मोमेंटम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सही है। देखो यहाँ से अगर दो चार्ज पार्टिकल आ रहे हो, है ना, और यहाँ पे एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मान लो जा रहा है, लॉजिक को समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना, ये इधर से चार्ज आ रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है, और ये एक डायरेक्शन से चार्ज पास हो रहा है, और बोल ये रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा। ये तो गलत है, मोमेंटम अनचेंज नहीं रहेगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो डायरेक्शन से आ रही हैं चार्ज पार्टिकल करंट और एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई, मोमेंटम चेंज होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डी है द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन। मैंने पहले ही बताया आपको, ना तो यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, ना तो यहाँ पे करंट का एक्यूमुलेशन होगा। सिंपली बोले कि करंट का जब एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो चार्ज का भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी एंड डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंसिडर अ सिंपल सर्किट शोन इन फिगर, ओके, stand for a variable resistance R dash. R dash can vary from R0 to infinity. R is internal resistance of the battery. Okay. R dash can vary from R0 to infinity. R is the internal resistance of the battery. और एक रिलेशन भी यहाँ दे रखा है, वो आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो करंट का भी एक रिलेशन गिवन है।
तो पहले ये जान ले कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। टोटल रेजिस्टेंस I इक्वल टू वी अपॉन में आर। अगर हम बात करें वोल्टेज, ई लिखा है इसने, वी लिखा है। ठीक है, अब आर की हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस, तो आप देखो कि आर डैश और आर, कैपिटल आर बीच वाला जो है ना ए बी में, देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये जो लिखा है ना यहीं गड़बड़ कर दिया मैंने। ये आर, अब ये आर इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आर ना लिख करके आर इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होगे। अब मैंने बोला कि आर डैश और आर, कैपिटल आर, वो दोनों पैरेलल में हैं, तो वहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, डैश लगा लेता हूँ, तो उसका तो हो जाएगा आर और आर डैश एंड, चलो इसको आर इक्विवेलेंट अभी लिख लेता हूँ, तो आर डैश आर और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस आर डैश सिंपली। तो आर इक्विवेलेंट आर डैश आर प्लस आर डैश, ये हुआ है ना। अब ये सीरीज में है किसके साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो आर प्लस आर डैश आर प्लस आर डैश। ठीक है, पहले भी तो ये लिखा था शायद। चलो अब देखो, यहां पे मैंने बोला आर में अगर आर डैश को ऐड करूं, फिजिक्स में एजम्पशन बहुत ज़्यादा है ना, कभी कभी हम एक्स्ट्रा अपना दिमाग चला लेते हैं, वो चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो आर डैश एंड आर में आर डैश को ऐड करोगे तो आर डैश हो जाएगा, आर डैश से आर डैश को कैंसिल कर दो यहीं पे, तो ये हो जाएगा वी अपॉन में आर प्लस आर। ओके, तो करंट की जो वैल्यू हो गई ये हो गई। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये इस वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन जो है वो है आपका डी। लेकिन एक बात वहाँ पे और है कि आई जो है वो वी अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है, इससे ज़्यादा भी वैल्यू होगी, करंट या तो मिनिमम इतना है या फिर इससे ज़्यादा होगी इस सर्किट में। तो अब देखो, अगर हम आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, कौन से आर की वैल्यू, आर डैश की वैल्यू को, तो उस सर्किट में करंट फ्लो होने का कोई गुंजाइश नहीं है, उस वाले पार्ट में करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि सर्किट में अब जो करंट फ्लो हो वो ज़्यादा हो। आ रही बात समझ में ना। तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। ए जो है पोटेंशियोमीटर ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वैरिड। बिल्कुल, आप देख लो इस रिलेशन को, अगर आप देखो तो इसमें आर डैश कहीं यूज नहीं हुआ है, और आर डैश यूज नहीं हुआ है यानी आर डैश का रेजिस्टेंस कुछ भी हम कर दें तो करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। नेक्स्ट है करंट थ्रू आर डैश इज नियरली अ कांस्टेंट एज आर डैश इज वैरिड। नहीं, अगर हम आर डैश को वैरी करेंगे ना तो आर डैश में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। खुद भी सोच सकते हैं कि हम उसका रेजिस्टेंस वैरी भी करवा रहे हैं, चेंज भी करवा रहे हैं, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला है वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। सी है करंट आई डिपेंड्स सेंसिटिविटी ऑन आर डैश। बिल्कुल नहीं, जो करंट सेंसिटिविटी है वो आर डैश की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी, और वो पूरा का पूरा एक ही रिलेशन
उसका गवाह है। ठीक है, यहाँ पे R डैश का कोई लेना देना नहीं है। अब है तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? बी एंड डी, सॉरी बी बोल रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस नियरली, हाँ ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9th है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बोला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड मेटल्स इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरिज, अब एक मिनट रुकना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा जो हो गया तुम्हारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ये। अब ऑप्शन देखते हैं इसके बाद। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेटल इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा एक चीज़ और भी देख लो कि अगर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, अगर हम बात कर रहे हो रेजिस्टिविटी की, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाता है इसका? रेजिस्टिविटी जो होता है 1 में सिग्मा, है ना, कंडक्टिविटी। और यहाँ पे जो आपका कंडक्टिविटी है उसको क्या लिखोगे आप? ये सॉरी, ये जो वैल्यू हो जाता है आपका m(n)e² t। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 में कंडक्टिविटी m डिवाइडेड बाई n(e²) इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो ये दोनों रिलेशन अब आप ऑप्शन को देख सकते हो, क्योंकि उसने जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया ना, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि दूसरा रिलेशन भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करें। क्लियर? तो टेम्परेचर वाला भी हमने लिख दिया रिलेशन, और नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर दिया है तो हम वो वाला भी इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन चेंज विद टेम्परेचर टी। देखो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या चार्ज पार्टिकल इन तीनों केस में चेंज होंगे? डेफिनेटली। थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, चार्ज पार्टिकल फ्री होंगे। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। बी जो है टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कैन डिपेंड ऑन टी फॉर टेम्परेचर। बिल्कुल। देखो मेटल के केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्री होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से सक्सेसिव कोलिजन जो होता है वो फास्ट होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, है ना, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो फिर वहां पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी बोल रहे हैं मतलब वहां से करंट जो होगा वो ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? कब? जब आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाए। ओके, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टी। क्या लेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है? तो देखो लेंथ जो है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेंथ जो है वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसा कि अगर मैंने बात करी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, ये लिख दिया मैंने, लेकिन ये सबके केस में नहीं होगा, मेटल के केस में होगा, सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में ये चीजें नहीं होंगे एक्सपेंड होना, और होगा भी तो बहुत कम, तो उसको इग्नोर ही कर दो आप।
तो तीनों केस में पॉसिबल नहीं है, मेटल के केस में होगा क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी वो गलत है। डी है मास ऑफ कैरियर इज फंक्शन ऑफ टी। नहीं, मास भी चेंज नहीं होगा। अगर देखो एटम का जो मास है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स है, वो थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से फ्री हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आ रहा है कहीं से वो, तो मास भी चेंज नहीं होगा। यानी मास जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए और बी सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसके ऑप्शन भी काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं फिर भी इसे पढ़ने के। द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस आर इज टू बी कैरिड आउट यूजिंग वेट स्टोन ब्रिज। Two students perform an experiment in two ways. The first student takes R2 10 ohm and R1 5 ohm. The other student takes R2 1000 ohm and R1 500 ohm. In the standard arm, both take R3 5 ohm. Okay, both find, अच्छा दोनों ने फाइंड करा और R की जो वैल्यू है इनकी 10 ohm विद इन एरर। ठीक है ना, एरर के साथ वो 10 ohm आ रहा है। ऑप्शन क्या है? द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। बोला है क्या एरर जो होगा दोनों में वो सेम होगा। तो देखो पहले केस में देखें आप, तो R1 5 ओम है और R2 10 ओम लिया है उसने। दूसरे केस में R2 1000 है और R1 500 ओम है। और स्टैंडर्ड आर्म में दोनों ने 5 ओम लिया है। तो देखो दोनों केस में जो एरर होगा, देखो वैल्यू रेशियो बेशक सेम है। अगर आप रेशियो को मैच कर पा रहे हो तो दोनों केस में रेशियो सेम है, लेकिन दोनों केस में मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं और एक में काफ़ी ज़्यादा है और एक में कम है। तो एरर जो होगा वो दोनों केस में डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। मेजरमेंट आप जो भी करोगे, जितनी बड़ी वैल्यू होगी एरर समझ लो उतनी ज़्यादा आनी है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में होता तब तो बात ही अलग हो जाती, तब तो सीधे हम बोल देते। फ्रैक्शन बोल रहा हूँ मतलब जैसे 2.9 हमारा पिछले क्वेश्चन में था, है ना। और वैसे ही अगर मान लो 50 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू दे देता तो वहाँ पे एरर फिर ज़्यादा आता। तो द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम, ये गलत है ना। दोनों में एरर जो होगा वो सेम नहीं होगा। बी है एरर्स ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विद विच R2 एंड R1 कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल, क्योंकि R3 जो है ये दोनों आर्म में सेम है, दोनों केस में दोनों ने 5 ओम ही लिया है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, R1 और R2 पे। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही है। सी है इफ द स्टूडेंट यूजेस लार्ज वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 द करंट थ्रू द आर्म्स विल बी फीबल, दिस विल मेक डिटरमिनेशन ऑफ नल पॉइंट एक्यूरेटली मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। डी की हम बात करें, वेट स्टोन ब्रिज इज वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर ऑफ मेजरमेंट। क्या बोल रहा है कि वेट स्टोन ब्रिज इज अ वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर ऑफ मेजरमेंट। नहीं, गलत है। ये इस बात से डिसाइड ही नहीं होगा कि आपने वहां पे वेट स्टोन ब्रिज लिया है और वो बहुत एक्यूरेट मेजर करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमने रेजिस्टेंस वहां पे मेंशन किया है उस रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इन मीटर ब्रिज एज अ शोन इन द फिगर द पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट। डी क्या है? आपका न्यूट्रल पॉइंट है। अब देखो यहां पे क्या पूछा गया आपसे, द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस वहीं रहने दिया आपने, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करा, तो उस सेट के लिए नल पॉइंट भी फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बेशक आपने उनका पोजीशन अलग अलग क्यों ना कर लो, पोजीशन बदल दो, नल पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
बी जो है, व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट अ पॉइंट ऑन अ मीटर वेयर लेफ्ट ऑफ डी करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम, व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट अ पॉइंट ऑन मीटर वायर लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट, करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर, है ना। बी से फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होगा वो बी से डी की तरफ होगा। तो अब यहां देखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने जॉकी को डी के लेफ्ट साइड ले गए तो सवाल ये, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पोटेंशियल इंक्रीज हुआ ना, सोचो, क्योंकि ए से जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और ए के करीब जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल तो इंक्रीज हो गया ना। जब डी पे था तो डी और बी आपके इक्वल पोटेंशियल पे है, जब भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। अब डी को जब आप बी की तरफ, ए की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, है ना, ए की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं ना करंट, हाँ ए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब बताओ क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है। तो अब करंट जो इसने दिया है कि बी से डी की तरफ फ्लो होगा, ये तो स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन देखें, व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर ऑफ द राइट कर रहे हो तो अब उल्टा हो गया। अगर आपने बी समझा है तो सी को खुद से डिसाइड करोगे, ठीक है, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं। डी है, व्हेन आर इज इंक्रीज द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टू लेफ्ट। जब आर को इंक्रीज कर दोगे तो न्यूट्रल पॉइंट राइट को शिफ्ट होगा या लेफ्ट को शिफ्ट होगा? तो सोचो, यहां पे जब आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ना कि लेफ्ट में। क्लियर? तो इस तरह से आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? द मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर, एक तो ये वाला, और सी जो है, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर टू द राइट ऑफ डी करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू द वायर। तो ये ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए और सी आपका सही है, बी और डी जो है ये रॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।